फैमिली लॉ कर रहे थे, ठीक है, जिसमें हिंदू लॉ 2 है हमारे पास। इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में 2 मार्क्स वाले सारे सवाल कवर किए थे। आज हम लोग कर रहे हैं 6 मार्क्स वाले, ठीक है। 6 मार्क्स वाले में सबसे पहला सवाल है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फैमिली कोड, ठीक है। फैमिली कोड क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या जुरिस्डिक्शन है, क्या क्या मैटर वो देख सकते हैं, ये सारी चीजों को इसमें डील किया गया, ठीक है। तो आपसे सवाल बन सकता है, और ये बहुत बार पूछा गया है कि फैमिली कोड के बारे में शॉर्ट नोट लिखिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, फैमिली कोड्स आर स्पेशलाइज्ड कोड्स एस्टैब्लिश्ड टू हैंडल फैमिली डिस्प्यूट एमिंग फॉर ए स्पीडी एंड एमिकेबल सेटलमेंट, ठीक है। फैमिली कोड को एस्टैब्लिश करने का जो मेन पर्पस था वो क्या था, फैमिली डिस्प्यूट को हैंडल करना, ठीक है। और उसका एम क्या था कि जो भी फैमिली डिस्प्यूट्स होंगे उसका स्पीडी और एमिकेबली सेटलमेंट हो, ठीक है। एमिकेबली का मतलब क्या होता है, समझौता से दोनों फैमिली मेंबर बैठेंगे, शांति से बात करेंगे और अपने आप जो है वो मामले को वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एमिकेबली। They focus on conciliation, mediation and counseling to resolve issues like marriage, divorce, child custody and maintenance, ठीक है। ये जो फैमिली कोर्ट का जो मेन फोकस था वो था मीडिएशन के ऊपर, कंसिलिएशन के ऊपर, ठीक है, कि भाई काउंसलिंग करके जो फैमिली डिस्प्यूट होगा, चाहे वो मैरिज से रिलेटेड हो, डाइवोर्स से रिलेटेड हो, चाइल्ड कस्टडी से रिलेटेड हो, मेंटेनेंस से रिलेटेड हो, कैसा भी डिस्प्यूट हो, ठीक है, उसको मीडिएशन के थ्रू, कंसिलिएशन के थ्रू जो है हम मामले को रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। दीज कोर्ट्स ऑपरेट अंडर द फैमिली कोर्ट एक्ट 1984। ये जो फैमिली कोर्ट बनाया गया है, ये बनाया गया है फैमिली कोर्ट एक्ट के अंदर, ठीक है। फैमिली कोर्ट एक्ट आया था 1984 में, उसी के अंदर ये फैमिली कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ और फिर जजों की नियुक्ति की गई और फिर मैटर देखना शुरू हो गया। The main objective of a family court is to resolve family disputes in a manner that protects and preserves the institution of marriage, promotes child welfare, and provide for settlement through conciliation. Specifically, family court aim to facilitate reconciliation and encourage amicably resolution, minimizing emotional and financial stress. ठीक है, ये जो फैमिली कोर्ट है उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो फैमिली डिस्प्यूट होता है ना उसको हम प्रोटेक्ट करें, ठीक है, इस तरीके से उसको हम रिजॉल्व करें उस डिस्प्यूट को, ताकि उनके जो ये है शादी है या बच्चे से जुड़ा वेलफेयर का वो है, चाइल्ड वेलफेयर है, ठीक है, उसको भी हम प्रोमोट कर सके, उसको प्रिजर्व कर सके, शादी को प्रिजर्व कर सके, उसको प्रोटेक्ट कर सके और हम डिस्प्यूट को भी रिजॉल्व कर पाए। ऐसा नहीं है कि कोई फैमिली डिस्प्यूट आया तो हम फैमिली डिस्प्यूट ऐसे सुलझाएं कि शादी टूट जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं। कोर्ट का प्राइमरी ड्यूटी ये होता है कि फैमिली जो भी डिस्प्यूट है, चाहे वो मैरिज से रिलेटेड हो या डाइवोर्स से रिलेटेड हो, कोर्ट सबसे पहले क्या करेगा, कोर्ट दोनों को बिठाएगा, मीडिएशन करेगा, देखो बात सुनो, शादी सात मतलब जन्मों का बंधन होता है, ठीक है। आप ऐसे कैसे शादी तोड़ रहे हो, क्या कमी हो गया, क्या प्रॉब्लम है, आप मुझे बोलो। जज ऐसे करके अपने चैम्बर में बिठा के दोनों से पूछते हैं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो बोलता है बोलिए, आप यहाँ बोलोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर उनको समय देते हैं, 6 महीना आप लोग सेपरेट रह के देख लो, इसको कूलिंग पीरियड भी बोला जाता है। अगर आपको नहीं रहना है तो फिर 6 महीने बाद आइए, मैं आपका डाइवोर्स करा दूंगा, ऐसा ही जज बोलता है। क्योंकि फैमिली कोर्ट में शादी को प्रोटेक्ट करके रखना और उसको प्रिजर्व करना ये जज की ड्यूटी होती है। जज का ये नहीं काम होता है कि आया कोई डाइवोर्स के लिए तो ठीक है भाई लो डाइवोर्स, जाओ तुम अपने घर, ऐसा नहीं होना चाहिए। जज पहले बहुत अपने लेवल पर जज जो है उस मैरिज को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। लास्ट टू लास्ट अब अगर अलग ही होना है तो फिर जज तो रोक नहीं सकता, बराबर, तो फिर जज डाइवोर्स ग्रांट कर देता है। तो ओवरऑल इस ये जो फैमिली कोर्ट होता है वो फैमिली डिस्प्यूट को इस तरीके से रिजॉल्व करता है कि उनके जो भी वो ये शादी हो गया या उनके बच्चे के वेलफेयर का काम है, ठीक है, तो उसको भी प्रिजर्व और प्रोटेक्ट कर सके, इस तरीके से उनको जो है रिजॉल्व करना है। अगर कोई भी डिस्प्यूट आता है कोर्ट के, फैमिली कोर्ट के सामने, तो उनका प्रमुख जो उद्देश्य होता है वो होता है कि वो उस डिस्प्यूट को एमिकेबली सेटल करे, ठीक है, दोनों पार्टी को बुला के, दोनों पार्टी को समझा के, दोनों पार्टी को
एक जगह पे लाके डिस्प्यूट को खत्म करना, ठीक है। एमिकेबली रिजॉल्व करना किसी भी डिस्प्यूट को, ये फैमिली कोर्ट का फर्स्ट एम है, ठीक है। और जो भी फाइनेंशियल स्ट्रेस है उसको थोड़ा कम किया जाए, इस तरीके से। दे ऑल्सो हैंडल मैटर रिलेटेड टू डाइवोर्स, सेपरेशन, मेंटेनेंस, चाइल्ड कस्टडी एंड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, इंश्योरिंग अ फेयर एंड जस्ट रेजोल्यूशन, ठीक है। तो फैमिली कोर्ट जो है डाइवोर्स के मैटर भी देखते हैं, सेपरेशन का भी मैटर देखता है, मेंटेनेंस का भी देखता है, चाइल्ड कस्टडी का भी देखता है, और अदर फैमिली प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है तो उनको भी रिजॉल्व करने का काम फैमिली कोर्ट करते हैं, ठीक है। फैमिली कोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो नीचे मैंने कवर करा है। सबसे पहला है इनका ज्यूरिसडिक्शन। इनका ज्यूरिसडिक्शन कहाँ तक है? तो इनका ज्यूरिसडिक्शन फैमिली डिस्प्यूट में, ठीक है, जो भी कवर होगा वो सारा आएगा, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो डाइवोर्स हो, चाहे वो शादी वैलिड है या इनवैलिड वो देखना हो, चाहे चाइल्ड कस्टडी हो, चाहे उनको मेंटेनेंस का प्रॉब्लम हो, चाहे उनको सेपरेशन करना हो, चाहे चाइल्ड कस्टडी का मसला हो, वो सारा उनके अंदर जो है फैमिली कोर्ट के पास उसका ज्यूरिसडिक्शन होता है, ठीक है। फिर फैमिली कोर्ट जो है किसी भी डिस्प्यूट को, ठीक है, वो मीडिएशन के थ्रू, मीडिएशन का मतलब क्या? दोनों पार्टी को समझा बुझा के जो है खत्म करना डिस्प्यूट को, वो होता है, ठीक है। इसके बाद चाइल्ड कस्टडी देखते हैं, मेंटेनेंस का मैटर वो देख सकते हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हुआ है फैमिली में वो देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है सेपरेशन अगर किसी को चाहिए तो वो देख सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारी चीजें फैमिली कोर्ट के अंदर कवर किया गया है। दूसरा सवाल है आपका डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट मतलब सहमति से मियाँ और बीबी दोनों एक साथ आके, ठीक है, और रेडी होते हैं कि भाई हमें शादी तोड़ना है, डाइवोर्स लेना है तो कर सकते हैं, ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ। In Hindu law, divorce by mutual consent is a legitimate way to dissolve a marriage as outlined in Section 13B of Hindu Marriage Act, ठीक है। सेक्शन 13B में हिंदू मैरिज एक्ट के ये प्रावधान किया गया है कि कोई भी हस्बैंड एंड वाइफ कंसेंट के साथ, म्यूचुअल कंसेंट के साथ अपनी शादी को खत्म कर सकता है, ठीक है, तोड़ सकता है। This process requires both parties to agree and have been living separately for at least 1 year before filing a petition for divorce, ठीक है। दोनों पति पत्नी सहमति से एग्री करके इस ये जो आपका म्यूचुअल डाइवोर्स का जो प्रोसीजर है वो इख्तियार करते हैं, प्रोसेस में डालते हैं, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस में तब जाएगा जब उनके सेपरेशन का 1 साल हो गया होगा, ठीक है। दोनों पति पत्नी में नहीं जमा, दोनों सालों से अलग रह रहे हैं, ठीक है। अब उनको जो है दोनों आपस में कंफर्म करके कि भाई डाइवोर्स ले लेते हैं, जब अलग ही रह रहे हैं तो डाइवोर्स ले लो, ठीक है। तो दोनों फिर पति पत्नी कंसेंट से डाइवोर्स फाइल करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है ज्वाइंट पेटिशन डाला जाता है, क्योंकि दोनों म्यूचुअल कर रहे हैं ना, तो एक तरफ से नहीं होता है, दोनों पार्टी मिलके एक ज्वाइंट पेटिशन डालते हैं कोर्ट में, ठीक है, कि हम लोग विलिंगली अपने शादी को तोड़ना चाहते हैं, डाइवोर्स लेना चाहते हैं, सॉरी। इसके बाद जो होता है म्यूचुअल कंसेंट का आपने कोर्ट में वो लगा दिया पिटीशन, ठीक है, ज्वाइंट पिटीशन। इसके बाद उसमें एक ये होना चाहिए कि वो जब आप लगाते हो पिटीशन उससे 1 साल पहले तक जो है आप अलग ही रह रहे हो। ऐसा नहीं है कि हम दोनों कल भी फिजिकल हुए और आज हम लोग लगा देते हैं म्यूचुअल डाइवोर्स का, ऐसा नहीं है। 1 साल तक आप लोगों को अलग रहना पड़ेगा, तब जाके आप ये लगा सकते हैं म्यूचुअल कंसेंट वाला डाइवोर्स का, ठीक है। द पार्टीज मस्ट हैव बीन लिविंग सेपरेटली फॉर एटलीस्ट 1 ईयर प्रायर टू फाइलिंग द पिटीशन, ठीक है। जब आप पिटीशन लगा रहे हो तो ये मेक श्योर करना होगा कि आप 1 साल से दोनों अलग रह रहे हैं, ठीक है। म्यूचुअल कंसेंट दोनों पार्टी विलिंगली एग्री होना चाहिए, ठीक है, तब जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक पार्टी दबाव में है और एक पार्टी अपने मर्जी से आ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों विलिंगली आना चाहिए। इसके बाद जो है कूलिंग ऑफ पीरियड होता है। मैंडेटरी कूलिंग ऑफ पीरियड ऑफ 6 मंथ इज टाइपिकली इम्पोज्ड अलाउिंग द पार्टी टू रिकंसीडर देयर डिसीजन, ठीक है। जब आप म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए भी जाते हो, चाहे म्यूचुअल के लिए जाओ चाहे आप सेपरेट के लिए जाओ, खुद का पिटीशन लगाओ, ठीक है। कूलिंग पीरियड कोर्ट देता ही देता है। कूलिंग पीरियड का मतलब क्या? 6 महीना आपको बोलेगा सेपरेट रह के देखो, अगर आपको लगेगा कि नहीं यार उसकी बहुत कमी
महसूस हो रही है, ठीक है। वो मतलब देखने में अच्छा नहीं था लेकिन दिल का इतना बुरा नहीं था, रह लेती हूँ साथ में, ठीक है। अगर ऐसा कुछ आपको 6 महीने में लगता है तो आप फिर से एक हो सकते हो। अगर 6 महीने के बाद भी आपको लगता है नहीं यार अकेले में ही बहुत मजा है, पार्टी वार्टी जा सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा, ठीक है, तो फिर जाओ। 6 महीने के बाद कोर्ट बोलेगा कि क्या हुआ, क्या सोचा आप लोगों ने फिर, तो वो बोलेंगी कि नहीं डाइवर्स में ही मजा है, अलग में ही मजा है, तो कोर्ट बोलेगा ठीक है ग्रांट, डाइवर्स ग्रांट हो गया, ठीक है। तो कूलिंग पीरियड जो होता है कोर्ट 6 महीने के लिए लगाता है कि आप लोग एक बार देखो, अलग रह के कंसीडर करो डिसीजन को कि भाई ये डिसीजन सही रहेगा या नहीं रहेगा, मेरे लिए ना सही मेरे बच्चों के लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा, वो आपको देखना है, ठीक है। 6 महीना हो गया, फिर कोर्ट जो है आपको बुलाएगा, ठीक है, फाइनल हियरिंग के लिए। जब फाइनल हियरिंग में आपको बुलाया जाएगा तो कोर्ट आपसे पूछेगा कि भाई क्या हुआ, आपको डाइवोर्स चाहिए कि अब रहने का है, ठीक है। अगर आप फिर भी बोलते हो कि नहीं हमें अलग ही रहना है, तो कोर्ट जो है डाइवोर्स का डिग्री वो कर देगा ग्रांट, ठीक है, हो गया डाइवोर्स। अगर आपको डाइवोर्स का डिग्री कोर्ट ग्रांट कर रहा है, अगर उससे पहले आपने कंसेंट विड्रॉ कर लिया कि नहीं हमें जो है डाइवोर्स नहीं लेना है, ठीक है, तो आप जो है कैंसिल कर सकते हो। लेकिन एक बार डिग्री पास हो गया डाइवोर्स का तो फिर आप साथ में नहीं रह सकते, ठीक है। तो ये है आपका डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट का प्रोविजन। नेक्स्ट है आपका ड्यूटी ऑफ कर्ता। कर्ता का मतलब क्या होता है, घर में जो भी मेल मेंबर हाईएस्ट होते हैं, ठीक है, जो घर के घर का जो एक होता है ना गार्डियन बोलते हैं उसको, लीडर, ठीक है, कि घर का एक ही ये मेन आदमी है, हेड बोलते हैं उसको, ठीक है, तो उसको बोला जाता है कर्ता, ठीक है। तो कर्ता के पास बहुत सारे ड्यूटीज होते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग मेंटेनिंग फैमिली मेंबर में कोई भूखा ना सोए, खाना पीना सबको समय से मिले, अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसका हिसाब किताब रहे, ऐसा नहीं है कि वो बेच के अलग कहीं कुछ कर दिया हो, शराब पी गया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उनको फैमिली मेंबर को मेंटेन करना फर्स्ट ड्यूटी, प्रॉपर्टी को मेंटेन रखना मैनेज करना दूसरी ड्यूटी, ठीक है। अगर कोई भी लीगल मैटर है तो उसमें रिप्रेजेंटेशन लगाना, ठीक है, कि भाई मैं गार्डियन हूं तो मैं ही रिप्रेजेंट करूंगा ना, तो ये भी हो गया उनका ड्यूटी, ठीक है। इसके बाद जो है अगर कोई फैमिली में डेब्ट लिया है, वो कर्जा वगैरह है, ठीक है, तो उसको भी खत्म करने का जिम्मेदारी हेड के पास होता है, ठीक है। अगर किसी बच्चे का शादी करना है, स्पेशली डॉटर, तो इसकी भी जिम्मेदारी कर्ता के ऊपर होता है। तो ये सारा ड्यूटी होता है कर्ता का, ठीक है। अब डिटेल्ड में देखते हैं कि क्या क्या कर्ता का जो है ड्यूटी होता है। फर्स्ट है मेंटेनेंस। द कर्ता इज ऑब्लिगेटेड टू प्रोवाइड फॉर द फूड क्लोथिंग शेल्टर एंड अदर नेसेसिटी फॉर ऑल फैमिली मेंबर, ठीक है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दी फैमिली हैज अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। घर का जो कर्ता होता है, एक बात याद रखना यहाँ पे, अगर कोई भी घर किसी भी घर में मर्द है, ठीक है, और वही एल्डेस्ट है, सबसे बड़े हैं, ठीक है, तो अगर वो हेड होते हैं तो वो उसको बोला जाता है पैट्रियार्कल, ठीक है। आपने जो 2 मार्क्स वाले हम लोगों ने किया था तो उसमें मैंने बताया था पैट्रियार्कल और मैट्रियार्कल, ठीक है। तो पैट्रियार्कल में क्या होता है, जो मेल होता है वो घर का हेड होता है, ठीक है। मैट्रियार्कल में जो फीमेल होती हैं वो घर की हेड होती है, ठीक है। तो घर की कर्ता जो हो गई वो हो गई। तो अभी हम कर्ता पढ़ रहे थे इसीलिए मैंने वो थोड़ा सा रिकैप कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कर्ता का पहला ड्यूटी क्या है, मेंटेन करना फैमिली को, किसी को कपड़ा चाहिए तो वो ला के देना, खाना टाइम से मिले या ना मिले वो बच्चे को देखना, ठीक है। शेल्टर है या नहीं है, घर रहने के लिए है या नहीं है, नहीं है तो बनाना चाहिए। जो भी नेसेसिटीज हैं फैमिली मेंबर के लिए उसको पूरा करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर भी उनके जो लिविंग स्टैंडर्ड हैं, ठीक है, अगर उनको पढ़ना है, सरकारी में नहीं पढ़ पा रहे हैं, अगर प्राइवेट में पढ़ना है तो उनको वो मेंटेन करना चाहिए, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये सारी चीजें जो है फर्स्ट में उनका है। दूसरा है प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना है या कोई प्रॉपर्टी बेचना है या कोई प्रॉपर्टी एलिनेट करना है, ठीक है, तो वो सारी चीजें उनके पास अधिकार होता है, वो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डेब्ट मैनेजमेंट। द कर्ता रिस्पॉन्सिबल फॉर पे ऑफ फैमिली डेब्ट्स एंड इंश्योरिंग दैट द फैमिली डज नॉट इनकर बियॉन्ड इट मीन्स, ठीक है। अगर किसी फैमिली मेंबर ने कोई भी कर्ज वगैरह लिया था, डेब्ट लिया था, तो ये कर्ता की जिम्मेदारी है कि वो
डेब्ट को जो है वो खत्म करें। ठीक है, इसके बाद है लीगल रिप्रेजेंटेशन। अगर कोई भी कानूनी मैटर चल रहा है या डिसीजन लेना है, ठीक है, तो उसमें रिप्रेजेंटेशन जो है करता ही करता है खुद का। ठीक है, अगर बेटी का शादी करना है तो मैरिज एक्सपेंसेस भी कर्ता को देना होता है। अकाउंटिंग का भी प्रॉब्लम, डिसीजन मेकिंग जो भी पावर होता है वो सारा कर्ता के पास जाता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्ट, द कर्ता कैन बी sued फॉर एनी improper एक्शन और डिसीजन टेकन ऑन behalf ऑफ द फैमिली। ठीक है, अगर वो फैमिली के बिहाफ में कोई एक्शन लेते हैं और वो गलत हो जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कर्ता के ऊपर ही, बिल फटना बोलते हैं उसको। अगर तुमने गलत किया तो बिल भी तुम्हारे ऊपर ही फटेगा, ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया ड्यूटीज ऑफ कर्ता। नेक्स्ट है आपका राइट अ शॉर्ट नोट ऑन चाइल्ड मैरिज। ठीक है, चाइल्ड मैरिज को मैंने बहुत डिटेल में दिया है ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, चाइल्ड मैरिज आपको पता है अभी के जमाने में 18 साल से नीचे अगर कोई शादी होता है तो वो चाइल्ड मैरिज है। ठीक है, एंशियंट पीरियड में, उस जमाने में, वैदिक पीरियड बोल लो या एंशियंट पीरियड बोल लो, ठीक है, या मेडिवल पीरियड बोल लो या ब्रिटिश रूल बोल लो, कभी भी, ठीक है, हमारे इंडिपेंडेंस से पहले, ठीक है, बच्चों की शादी बहुत होती थी। ठीक है, बच्चों की शादी 7-8 साल में करा दिया जाता था। हालांकि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद भी ये जो चीजें जो है वो बरकरार रही, भले रीजन गरीबी रहा हो या शिक्षा का अभाव रहा हो। ठीक है, बहुत सारा रीजन था चाइल्ड मैरिज कराने का। ठीक है, अब ये चाइल्ड मैरिज का जो सीन है वो क्यों क्यों क्रिएट हुआ, तो क्रिएट होने के कुछ रीजन है। ठीक है, सबसे पहला है पोवर्टी। ठीक है, गरीबी। पोवर्टी इज अ सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ एक्शन, cause of child marriage in India. Parents from poor economic background marry off their young daughter to reduce the financial burden at home and due to the belief that early marriage will secure their future. ठीक है, तो पोवर्टी जो गरीबी होता है ना, वो सबसे मुख्य कारण होता है चाइल्ड मैरिज का। ठीक है, आज भी आप उत्तर भारत में जाके देख लो, उत्तर भारत नहीं, यूपी बिहार में, हमारे इधर ही देख लो, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं। ठीक है, अगर उनको कोई अच्छा लड़का मिल जाता है पैसे वाला, और तो वो सोचता है कि वो बड़ी होगी तब तक वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, आज ही कर देते, भले वो 12 साल की हो, 14 साल की हो, 15 साल की हो। ठीक है, तो वो करा देते हैं कि ताकि बेटी का जो है फ्यूचर सिक्योर हो जाए। तो गरीबी सही में मेन कॉज था। दूसरा था डाउरी। ठीक है, टू डिजायर टू रिसीव अ डाउरी इज अनदर कॉज ऑफ चाइल्ड मैरिज इन इंडिया। पेरेंट्स मैरी ऑफ देयर यंग डॉटर व्हाइल द डाउरी डिमांड इज स्टिल लो। ठीक है, एज गर्ल्स ग्रो ओल्डर डाउरी डिमांड्स इंक्रीज। ठीक है, अगर बच्ची रहेगी, अगर कोई लड़की वाला रिश्ता वाला मिला तो कम पैसे में शादी हो जाएगा। बेटी बड़ी हो गई, फिर उसके जो जहां भी शादी करेंगे डाउरी का डिमांड ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से डाउरी को देखते हुए भी लोग अपने बच्चों की शादी कर देते थे। ठीक है, लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का अभाव। ठीक है, शिक्षा की कमी। लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस अमंग गर्ल्स एंड देयर फैमिलीज इज एन important cause of child marriage. Educated people are more aware of the harms of the child marriage. ठीक है, जो पढ़े लिखे हैं उनको पता है कि लड़कियों की शादी 18 साल के बाद होनी चाहिए, क्योंकि वो फिजिकल होंगी, फिर वो गर्भ धारण करेगी। तो गर्भ धारण के लिए 18 साल से ज्यादा की उम्र की लड़की सिक्योर रहती है। ठीक है, सेफ रहती है। अगर उन्होंने पढ़ा नहीं, उनको पता नहीं है, तो उनको क्या पता कि 14 साल की लड़की गर्भ धारण के लिए परफेक्ट नहीं होती है। ठीक है, तो उनको पता ही नहीं है। हमें पता है ना, क्योंकि हमने पढ़ा है, हमने साइंस में पढ़ा है कि जो बच्चे होते हैं उनको जो रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है लड़कियों का, वो 18 के बाद डेवलप होता है। ठीक है, तो जो पढ़े हैं उनको पता है, जो नहीं पढ़े उनको क्या पता, उनको तो भाई बेटी शादी करनी है, कर दो, खत्म करो, झंझट हो जाए, ये मसला एक सॉल्व हो जाएगा। तो लैक ऑफ एजुकेशन भी जो है चाइल्ड मैरिज का एक इम्पोर्टेंट कॉज है। फिर है ट्रेडिशनल बिलीफ। ठीक है, जो पहले के लोग थे उनको लगता था कि बच्चों की शादी जल्दी कर देंगे तो वो कहीं भागेगी नहीं, वगैरह वगैरह। एक होता है ना गांव घर में अभी भी ऐसे सोचते हैं लोग कि थोड़ी बड़ी होगी, बाहर निकलेगी, लड़के वड़के का चक्कर हो जाएगा, तो इससे अच्छा है कि इसका शादी अभी कर दो और भेज दो अभी। ठीक है, तो ये सब ट्रेडिशनल बिलीफ में आता है कि भाई उनको मतलब जल्दी कर देंगे तो हमारी ड्यूटी खत्म हो जाएगी, हम आजाद हो जाएंगे, हमारी बच्ची को कहीं मतलब भटकेगी नहीं, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन इंडियन सोसाइटी encourages child marriage. The child status,
The social status of women is often linked to marriage and motherhood. So girls are married of a young age. ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, शादी लड़के का शादी देर से करते हैं, लड़कियों का जल्दी कर देते हैं, ऐसा। इसके बाद है लैक ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज। सही बात है, कानून का इन्फोर्समेंट ही नहीं हो पाता है। अगर कोई चाइल्ड मैरिज करता है, तुरंत अगर उसको अरेस्ट करके और जेल में डाल दे और 10 साल सजा, उसमें 10 साल का सजा दे और बेल ना मिले, कोई करेगा क्या शादी चाइल्ड मैरिज? नहीं करेगा। हमारे यहाँ पे स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है, कानून का जो इन्फोर्समेंट है वो बहुत वीक है। तो ये सब भी जो है हमारे चाइल्ड मैरिज को प्रोमोट करता है। ठीक है, आज भी यूपी बिहार में जो शेड्यूल कास्ट के नीचे लोअर लोअर क्लास के लोग हैं, आज भी 12 साल में, 13 साल में, 14 साल में शादी करते हैं। जिसको मैं गांव में भी पढ़ाता था, ठीक है, तो मैं 10वीं तक पढ़ाता था। तो मैं अभी जो गया था गांव, मैं जिसको 10वीं में पढ़ाता था उसके 3-3 बच्चे हो गए। अब सोचो वो 10वीं में रही होगी तो 1 साल बाद शादी की होगी, 2 साल बाद, कितना एज हुआ रहेगा? 13 साल, 14 साल, और 3-3 बच्चे हैं, तो समझ लो। तो ऐसा है, तो मतलब इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज, सही बात है, ये भी है कि हम लोग कानून का जो है स्ट्रिक्टली उपयोग नहीं करते हैं। अगर कोई ऐसा शादी होता है, तुरंत उसको अरेस्ट करे, जेल में डाल दे, 10 साल की सजा सुना दे, कैसे नहीं रुकेगा? जब हम कानून को हार्श करेंगे तो अपने आप अपराध कम होगा, रुकेगा नहीं लेकिन कम तो हो ही जाएगा। ठीक है, ऐसा। बाकी है हेल्थ कंसर्न और कल्चरल नॉर्म्स भी होते हैं जो चाइल्ड मैरिज के प्रोत्साहन में बहुत अहम रोल देते हैं। ठीक है, हालांकि इस सब को खत्म करने के लिए हमारे पास कानून भी बनाए गए। कानून हमारा सबसे पहले आया था 1929 में, जिसको चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट बोला जाता था। ठीक है, इसमें कहा गया कि 14 से कम उम्र की लड़की अगर शादी करती है तो वो चाइल्ड मैरिज में आएगा। ठीक है, इसके बाद हमने इसको अमेंड करके 1978 में वापिस से लाया। इसमें हमने लड़की के एज को 14 साल से 15 साल कर दिया, स्टिल हमने अभी बच्चा ही रखा है। फिर हमने इसको अमेंड किया 1984 में। ठीक है, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट आया 1984 में। इसमें हमने लड़कियों के और लड़कों का उम्र जो है 18 साल कर दिया कि भाई ये जो है मेजर हो जाएंगे 18 के बाद। फिर हमने 2006 में लाया और हमने इसको लड़की का एज तो 18 रखा ही। ठीक है, और उसके ऊपर के हमने 2 साल तक का जेल और 1 लाख तक का जुर्माना लगाया। ठीक है, अमेंड करके। फिर हमने 2006 में प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट स्पेशल लाया। ठीक है, इसमें हमने कहा कि लड़की के शादी का उम्र 18 होगा और लड़के के शादी का उम्र 21 होगा। अगर इससे कम उम्र में शादी होता है, चाहे वो लड़के का हो या लड़की का हो, वो चाइल्ड मैरिज के अंदर आएगा। ठीक है, उसके लिए हमने 2 साल तक का जुर्माना, 1 लाख तक का जो है फाइन इम्पोज करा, वगैरह वगैरह। इसी का जो है एक मेन कोट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, इसी एक्ट के द्वारा जो है ये पार्लियामेंट ने ये स्कीम लाया था कि बच्चों को जो है पढ़ाने का मौका मिले, पढ़ने का मौका मिले। और एक तरीके से इस प्रोग्राम को, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ को, एनजीओ के थ्रू इसको अवेयरनेस फैलाया गया, वगैरह वगैरह, ये सब। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई। अब चाइल्ड मैरिज होने से होता क्या था, ये भी आपको समझना चाहिए। देखिए, चाइल्ड मैरिज से होता ये था कि चाइल्ड मैरिज से सबसे पहला था लेस एजुकेशन। अगर किसी लड़की की कम उम्र में शादी हो गई तो क्या जरूरी है कि उसके पति उसको पढ़ने देंगे आगे? नहीं पढ़ने देंगे। तो क्या हो गया, एजुकेशन वहां पे कम हो गया। When a girl gets married young, she leaves her study. Without education, she cannot get a good job. She remains dependent on her husband forever. ठीक है, तो अगर हमने चाइल्ड मैरिज कर दिया तो फिर उसके एजुकेशन जो है आगे नहीं बढ़ पाएगा, फिर वो कम पढ़ी लिखी रहेगी। अगर वो 8वीं करके शादी की तो फिर 8वीं ही रहेगी, वो 12वीं नहीं कर पाएगी। दूसरा है हेल्थ इशू। अगर कोई भी लड़की, अभी मैंने आपको बताया था कि प्रेगनेंसी का जो एक प्रोडक्शन सिस्टम होता है लड़कियों में, वो डेवलप होता है 18 साल के बाद। अगर आपने पहले ही कर दिया ये सारी चीजें, ठीक है, हालांकि लड़कियों, अभी आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, हम स्टडी के संदर्भ में समझेंगे कि पहले जमाने, नहीं यार ये उल्टा हो जाएगा, फिर जाने दो। मतलब शादी के बाद पहले जमाने में ऐसा होता था कि जो बच्चे होते थे वो उसमें ऑपरेशन वगैरह नहीं होता था, अभी ही ऑपरेशन करना पड़ता है। ये तो उल्टा हो गया। फिर इसको इसको मैं एडिट कर दूंगा, ठीक है।
दूसरा पॉइंट था हमारा हेल्थ इशू, ठीक है। तो हेल्थ इशू में जो है अगर कम उम्र की लड़की का शादी हो जाता है तो बहुत सारे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं, ठीक है। जिस उम्र में उनको खेलना कूदना चाहिए था उस उम्र में वो बच्चे पालेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें उनके हेल्थ के इशू को बढ़ा देता है, उनके हेल्थ के रिस्क को, ठीक है। तो हेल्थ इशू भी हो जाता है। इसके बाद तीसरा है अर्ली प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी का एक उम्र होता है, 20-22 साल में प्रेग्नेंट हो तो एक बात होता है, 25 साल में हो तो एक बात होता है। अगर कोई 12 साल में 13 साल में प्रेग्नेंट हो तो ये गलत है ना। तो अर्ली प्रेगनेंसी इसका एक साइड इफेक्ट है, कॉन्सिक्वेंसेज है, ठीक है। इसके बाद है डोमेस्टिक वायलेंस। अगर कम उम्र में शादी होता है तो वो कम उम्र से ही फिर मार पिटाई का दृश्य देखने लगती है। अगर फाइनेंशियली कहीं प्रॉब्लम होता है तो हस्बैंड उसको मारता है। तो ये सारी चीजें उस बच्ची को झेलना पड़ता है एज अ वाइफ, ठीक है, वगैरह। इसके बाद है लेस डिसीजन मेकिंग। चाइल्ड वाइफ्स हैव नो से इन फैमिली डिसीजन, देयर हस्बैंड इन लॉज टेक्स ऑल इम्पोर्टेंट डिसीजन, ठीक है। अगर किसी बच्ची का शादी हो जाता है तो हस्बैंड वाइफ से कंसेंट नहीं लेता है किसी भी काम के लिए, उनके ससुर ही सारा डिसीजन या उनके हस्बैंड देते हैं, ठीक है। क्योंकि बच्ची जो शादी की है वो बच्ची है, ठीक है। इसके बाद है लॉस ऑफ चाइल्डहुड। जिस उम्र में लड़कियों को खेलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, चांद छूना चाहिए, उस उम्र में वो जो बर्तन वो खाना देखती है, ठीक है। और ये सारी चीजें तो उनका बचपना खो जाता है, ठीक है। तो ये चाइल्डहुड का जो भी ख्वाब होता है बच्चों का वो शादी के बाद खत्म हो जाता है, ठीक है। इसके बाद है लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर किसी बच्चे का शादी हो जाता है कम उम्र में तो उसका कॉन्फिडेंस भी खत्म हो जाता है ना, कि आगे हमें कुछ करना है। जैसे आज मान के चलिए कोई लड़की है, अभी पढ़ रही है, 20 साल की है, उसको लग रहा है कि मैं LLB करके जज बनूंगी 25-30 साल में, कॉन्फिडेंस है उनके पास। अगर किसी का शादी हो जाता है तो फिर उसका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है कि अब तो बर्तन भांडे घिसना है, पति की सेवा करना है, सास ससुर को जो है पांव दबाना है, कहानी खत्म। उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस बचता ही नहीं है कि आगे कुछ करे। तो ये भी चीजें जो है उसके अंदर कवर होती है। फिर है ड्रीम्स ब्रोकन। उनके सपने टूट जाते हैं ना। अगर कोई भी लड़की है वो उनका सपना होता है कि मैं पढ़ी लिखूं, पापा का नाम रोशन करूं, इंजीनियर बनूं, डॉक्टर बनूं। कम उम्र में शादी हो जाता है तो उसके सपने टूट जाते हैं क्योंकि फिर पति उसको अपने हिसाब से नचाता है, ठीक है, कि तुमको ये करना है वो करना है। फिर उनके ख्वाब ख्वाब नहीं होते। फिर इमोशनल ग्रोथ नहीं हो पाता है और पॉवर्टी जो है कंटिन्यू हो जाती है। ये सारी चीजें कॉन्सिक्वेंसेज हैं चाइल्ड मैरिज के। तो जब आपको चाइल्ड मैरिज के बारे में पूछा जाए तो आपको सबसे पहले बताना है कि चाइल्ड मैरिज होता क्या है, उसके कारण क्या क्या रहे हैं, ठीक है। इसके बाद उसके लिए हमारे पास लॉ क्या क्या है और चाइल्ड मैरिज से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, ठीक है। तो अगर ये 3-4 पॉइंट आपने कवर कर दिया तो आपके 6 में 7 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में दिया हुआ है, ठीक है, चैप्टर 4 में। आर्टिकल 44 जो है क्या बोलता है, देखिए, द स्टेट शैल endeavor to secure the citizen a uniform civil code throughout the territory of India. Our Constituent Assembly borrowed the directive principle of state policy from the Irish Constitution of 1937. ठीक है। Chapter 4 of the Constitution of India describe about DPSP, Article 36 to 51. These are policies that the state needs to implement for the overall betterment of the society. UCC aims to apply a uniform set of personal laws upon each religion in India. The matter covered under the UCC are marriage, inheritance, maintenance, guardianship, succession, adoption, etc. ठीक है। तो ये बोल रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि 1950 को आया था, ठीक है, उसके अंदर 44 नंबर का जो आर्टिकल है उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताया गया, ठीक है। ये चैप्टर 4 में है। ये जो हमारा डीपीएसपी है इसको हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, ठीक है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लेने के बाद, ठीक है, ये हमने डीपीएसपी में इन्वॉल्व किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। डीपीएसपी फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। ये जो है एक पॉलिसी है
जो स्टेट को एम्पावर करता है कि आप इसके अंदर कुछ ऐसे लॉज बना सकते हैं जो सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए हो। ठीक है, तो ये है। इसी के अंदर जो यूसीसी है वो बात करता है कि भारत में बहुत सारे पर्सनल लॉज हैं। ठीक है, सभी अपने अपने रूल अपने अपने रेगुलेशन से चल रहे हैं। ठीक है, हालांकि हमारे भारत में क्रिमिनल लॉ जो है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब सब पे अप्लाई होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन एक्सेट्रा। इस सब पे कोई बाध्य नहीं है, सब पे लागू होता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मानना है कि भाई फिर सिविल जो मामले हैं उसके ऊपर भी यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए, सबके ऊपर एक ही समान कानून लागू होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो मैरिज से रिलेटेड लॉज हो, चाहे वो इनहेरिटेंस से रिलेटेड प्रोविजन हो, चाहे वो मेंटेनेंस से रिलेटेड हो, सक्सेशन से हो, गार्डियनशिप से हो, अडॉप्शन से हो, सबके लिए एक कानून हो। ठीक है, ऐसा यूसीसी मानता है। अभी क्या है, अभी हर धर्म में अपना अपना हिसाब किताब है। हिंदू लॉ में अलग हिसाब किताब है, मैरिज का भी, इनहेरिटेंस का भी, मेंटेनेंस का भी। मुस्लिम लॉ में अपना रूल है, क्रिश्चियन लॉ में अपने हिसाब से चलते हैं, पारसी लॉ में उनका अलग हिसाब किताब है, बराबर। तो ऐसे में क्या होता है, कोर्ट में जब मैटर जाते हैं तो चाओस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, कि भाई अब कोई हिंदू लॉ, कोई डाइवोर्स का मैटर आया है तो अब दे कोर्ट को हिंदू लॉ पढ़ना पड़ेगा। किसी मुस्लिम का आया है तो उसको मुस्लिम लॉ का पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई क्रिश्चियन से आया है तो उनको क्रिश्चियन लॉ पढ़ना पड़ेगा, बराबर। अब एक जज हर मैटर में अलग अलग किताब पढ़ेगा तो उनको समझेगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, क्रिमिनल मैटर में कैसे कोई मर्डर करके आया, आईपीसी खोलो, चाहे वो मुस्लिम मर्डर करके आए, चाहे हिंदू मर्डर करके आए, चाहे क्रिश्चियन करके आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, किताब नहीं बदलेगा। ठीक है, किताब वही रहेगा, सेक्शन सेम रहेगा। तो ऐसा होता है। तो अगर आप बैकग्राउंड में देखेंगे तो ये सारी चीजें जो है इसको कवर करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है, ऐसा। ठीक है, अभी हम बैकग्राउंड देखते हैं। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, during the pre-colonial period, the need for a uniform law was considered in the Lex Loci report of 1840. It included that the codification of criminal laws, contract law, and law of evidence, but recommended to keep the personal laws outside the ambit of unification into a code. ठीक है, जब प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में हमने क्रिमिनल लॉ भी बनाए अलग। ठीक है, हमने कॉन्ट्रैक्ट लॉ भी बनाए, हमने लॉ ऑफ एविडेंस भी बनाए जो सब पे लागू होता है, लेकिन हमने पर्सनल लॉज को इसके एम्बिट से अलग कर दिया। ठीक है, उनको बोला कि भाई नहीं, ये अलग ही रहेगा। फिर आया हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, द पीरियड काउंट 1947 to 1985 member of drafting committee like Pandit Jawaharlal Nehru and B.R. Ambedkar stood in the favor of establishing a uniform civil code. ठीक है, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू और बी आर अम्बेडकर का जब जमाना था तो उसमें वो जो थे बी आर अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को इस्टेब्लिश करने के फेवर में थे। ठीक है, नेवरदलेस द रिकमेंडेशन वाज अपोज्ड बाय रिलीजियस लीडर। उस समय के जो धार्मिक गुरु थे, ठीक है, चाहे वो हिंदू धर्म गुरु हो या मुस्लिम में मौलाना हो, चाहे क्रिश्चियन में जो भी वो होते हैं, ठीक है, उनके जो रिलीजियस लीडर होते हैं, उन्होंने विरोध किया। ठीक है, कि नहीं भाई, इसको जो है फंडामेंटल राइट में न डाल के डीपीएसपी में डालिए। ठीक है, जब सरकार को लगेगा तब देखा जाएगा। फिलहाल अगर उसको फंडामेंटल राइट में डाल देता ना, कसम से यूनिफॉर्म सिविल कोड को, तो ये कब का लागू हो गया होता। ये डाल दिया गया डीपीएसपी में, और डीपीएसपी को आप चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में, तो इसीलिए ये सरकार के ऊपर हो गया। अब सरकार को जब लगेगा तब लागू करेगा। ठीक है, और डीपीएसपी को के लिए आप कोर्ट जा भी नहीं सकते, ये हो गया। तो लास्ट में उनको जो है डीपीएसपी के अंदर इसको इम्पोज करना पड़ा। हालांकि बी आर अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू का जब आप पढ़ोगे ना उस समय का कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा वो पार्ट, तो उसमें उनका मानना था कि इसको हम फंडामेंटल राइट के अंदर डालते हैं। ठीक है, ताकि इनको अगर कोई बंदा कोर्ट भी जाए ना तो उसको इन्फोर्स करा सके। ठीक है, तो वैसा हुआ नहीं, रिलीजियस लीडर लोगों ने अपोज किया, तो उन्होंने उस समय पे इसको डीपीएसपी में डाल दिया कि जब सरकार को लगेगा तब सरकार जो है इसको इन्फोर्स करा सकती है। ठीक है, इसके बाद इसके कुछ लैंडमार्क जजमेंट है, जैसे मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम का केस। ठीक है, इसके अंदर वो मेंटेनेंस वाला प्रोविजन था। उस समय पर जो है मुस्लिम महिलाओं को मेंटेनेंस नहीं मिलता था, तो कोर्ट ने माना कि सीआरपीसी जो क्रिमिनल लॉ है उसमें जो मेंटेनेंस मिलता है महिलाओं को, ठीक है,
वो यूनिफॉर्म है, क्योंकि सीआरपीसी क्रिमिनल लॉज है और क्रिमिनल लॉ तो सब पे लागू होता है। तो सब पे लागू होता है तो इसका मतलब है कि मुस्लिम महिला पे भी लागू होगा, तो मुस्लिम महिला के ऊपर लागू होगा तो उनको भी मेंटेनेंस मिलना चाहिए, बराबर। तो सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम के केस से सीआरपीसी के सेक्शन 125 जो कि अभी बीएनएसएस में सेक्शन 144 हो गया है, ठीक है, उसमें मुस्लिम महिलाओं को भी मेंटेनेंस लेने का अधिकार पारित कर दिया था कोर्ट ने, ठीक है। इसी केस के बाद जो है ना मुस्लिम धर्म गुरुओं ने इसका बहुत विरोध किया, तो कांग्रेस की सरकार थी उस समय पर, तो उन्होंने उस एक्ट में ही अमेंड कर दिया था, ठीक है, कि ये पूरी तरीके से मुस्लिम महिलाओं पे लागू ही ना हो, ठीक है। तो ये बहुत लंबी कहानी है, वो कभी पढ़ेंगे इत्मीनान से, लेकिन उस समय की ये सारी बातें हैं। दूसरा केस लो था आपका सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 का। इसमें भी जो एक महिला थी सरला, उनके पति ने दूसरी शादी कर ली और खुद को इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया तो उसकी शादी तो वॉइड हो गई, ठीक है, क्योंकि पहले से सरला शादीशुदा है। अब उसके पति ने एक मुस्लिम महिला से शादी करने के लिए धर्म बदल लिया, तो उसके पति के ऊपर बाइगेमी का भी चार्ज लगा, ठीक है, और ऊपर से एक और सेक्शन कुछ लगा था, वो लगा था, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैटर जब कोर्ट में गया तो कोर्ट ने बोला कि अभी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत आ गई, ठीक है। तो ये दो केस जो है लैंडमार्क, इसमें यूसीसी पर सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया था। नेक्स्ट है आपका मेंटेनेंस ऑफ अ हिंदू वाइफ, ठीक है। मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है? मेंटेनेंस का मतलब होता है फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है, टू मेंटेन हरसेल्फ। मतलब जो अगर कोई बच्चा है तो अगर वो खुद को मेंटेन नहीं कर पाता है तो वो अपने माता पिता से मेंटेनेंस ले सकता है। अगर कोई पेरेंट है, अगर वो खुद को मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो वो अपने चाइल्ड से मेंटेनेंस ले सकते हैं, ठीक है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंदर। अगर कोई वाइफ है खुद को मेंटेन नहीं कर पाती है, ठीक है, भले वो अलग रह रही हो या डाइवोर्स हो गया हो, तो अगर वो खुद को मेंटेन नहीं कर पाती है तो वो जो है मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, हस्बैंड का ऑब्लिगेशन होता है कि वाइफ को जो है मेंटेन किया जाए, ठीक है। इसमें हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जो है सेक्शन 24 और 25 में मेंटेनेंस के बारे में प्रावधान किया गया है। बीएनएसएस के सेक्शन 144 में भी महिलाओं को, ठीक है, जो शादीशुदा हैं उनको अपने पति से मेंटेनेंस लेने का अधिकार मिला हुआ है। फिर हिंदू मैरिज एक्ट है, ठीक है, ये हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, उसमें सेक्शन 18 में भी महिलाओं को अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस लेने का अधिकार है, ठीक है। तो ये तीन याद रखना। एक है हिंदू मैरिज एक्ट जिसका सेक्शन 24 और 25 में मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं महिलाएं, ठीक है। एक है बीएनएसएस का सेक्शन 144, इसमें भी महिलाएं कर सकती हैं अपने पति से मेंटेनेंस क्लेम। और एक है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, इसमें सेक्शन 18 है जो कि बात करता है अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस लेने के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक डाउरी, ठीक है। डाउरी के बारे में बताइए। डाउरी का मतलब होता है दहेज, ठीक है। डाउरी का मतलब कोई भी ऐसे वैल्यूएबल सिक्योरिटी, मनी, अमाउंट या ऐसा कोई प्रॉपर्टी जो शादी के समय, ठीक है, दिया जाता है, वो होता है डाउरी, ठीक है। लेकिन ये डाउरी जो है ना, लेना भी अपराध है और डाउरी देना भी अपराध है, दोनों अपराध है, ठीक है। मतलब एक तरीके से डाउरी वो नहीं है जो कोई पिता अपनी बेटी को स्वेच्छा से दे, ठीक है, ये डाउरी नहीं है। डाउरी क्या होता है? डाउरी एक तरीके से फोर्सफुल मतलब अमाउंट होता है। जैसे मान के चलिए मेरे ससुर हैं, ठीक है, उन्होंने बोला था कि मैं अपनी बेटी को शादी में एक फ्रिज दूंगा अपनी स्वेच्छा से, ठीक है। मैंने बोला जब फ्रिज दे ही रहे हो तो बेटी को घुमाने के लिए एक बुलेट बाइक भी दे दो। अब ये जो मैंने बोला है ना, ये फोर्सफुल डिमांड हो गया, ठीक है। तो जो डिमांड फोर्सफुल होता है, ठीक है, उसको डाउरी कहा जाता है। तो मेरा बुलेट वाला डिमांड डाउरी के अंदर कंसीडर होगा। हालांकि जो वो फ्रिज देने वाले हैं वो डाउरी नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी स्वेच्छा से अपनी बेटी के खुशी के लिए उसको रहने के लिए दे रहे हैं, यूज करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रीयूनियन, ठीक है। रीयूनियन का मतलब क्या होता है?
कि जब कोई भी पार्टी हिंदू ज्वाइंट फैमिली से पार्टीशन हो करके अलग होता है, डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, अगर उनको वापस से ज्वाइंट फैमिली में आना है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है रीयूनियन। रीयूनियन कोई भी हो सकता है जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली से पार्टीशन करके अलग गया होगा, अगर उसको लगता है कि नहीं हमें वापस से आना है तो वो वापस से आ सकते हैं। अगर उनका कंसेंट है और सामने वाले का कंसेंट है तो वो रीयूनियन कर सकते हैं, ठीक है। रीयूनियन आप ओरली भी कर सकते हो, बोल के भी कि मुझे साथ में आना है, आप राइटिंग में भी कर सकते हो कि हमें साथ में आना है, या आपके कुछ ऐसे कंडक्ट है जिससे ये पता चलता है कि आपको साथ में आने का मन है, ठीक है, तो आप रीयूनियन कर सकते हो। रीयूनियन होने के बाद आपका ज्वाइंट फैमिली का जो स्टेटस था, जो पार्टीशन के बाद खत्म हो गया था, वो आपका रीस्टोर हो जाता है, ठीक है। इसमें कंसेंट सबका लगता है, जो भी को पर्सनल रहेगा उस ज्वाइंट फैमिली में उसका जो है कंसेंट होना चाहिए कि आपको वापस लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। इसके अंदर जब आप आते हो तो एक इम्प्लाइड एग्रीमेंट बन जाता है कि आप अब वापस नहीं जाओगे, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर कवर की गई हैं। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा विद्याधन। विद्याधन का मतलब क्या है? जो आपने अपने स्किल से, आपने अपने एजुकेशन से, लर्निंग से जो भी आपने अपना प्रॉपर्टी बनाया है, अक्वायर किया है, उसको बोला जाता है विद्याधन, ठीक है। दिस मीन्स द अंडर हिंदू लॉ विद्याधन ऑल्सो called as gaining of learning refers to the property acquired through one's own education, learning or skill, making it a form of self-acquired property. ठीक है। This means that no other member of Hindu joint family, including co-partner, has a right over it. ठीक है। अगर मैं कुछ पढ़ा के, ठीक है, किसी का मैं अगर कुछ बनाता हूँ, ठीक है, तो वो मेरा खुद का प्रॉपर्टी होगा, सेल्फ एक्वायर्ड, ठीक है। उसमें मेरे किसी भी ज्वाइंट हिंदू फैमिली ज्वाइंट मेंबर का किसी का भी राइट नहीं होगा, ठीक है। तो उसका विद्याधन बोला जाता है, जो आपने एजुकेशन से, स्किल से कमाया हो, ठीक है। दी प्रॉपर्टी इज अर्नड थ्रू पर्सनल एफर्ट इन लर्निंग और स्किल प्रोफेशन, नॉट इनहेरिटेड, ठीक है। आपने किसी से इनहेरिटेंस नहीं किया है वो प्रॉपर्टी, आपने अपने लर्निंग और स्किल के बेस पर वो प्रॉपर्टी जो है अर्न किया है। ये प्रॉपर्टी कौन सा प्रॉपर्टी होगा? सेल्फ एक्वायर्ड होगा, क्योंकि आपने अपने मेहनत से वो प्रॉपर्टी जो है कमाया होगा। इस प्रॉपर्टी पर जो आपने कमाया है उस पर किसी भी मेंबर का राइट नहीं होगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं है, वो आपके सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होते हैं, ठीक है। इस पे जो इनहेरिटेंस राइट होता है, while the individual who owned the property has full control, it can be inherited by their heirs, it becomes part of their estate, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी उसने विद्याधन के जरिए कमाया, ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी पे उसका पूरा अधिकार होगा, उसके ज्वाइंट मेंबर का किसी का नहीं होगा। उसके मरने के बाद उसके जो लीगल ईयर होंगे उसको वो प्रॉपर्टी एस्टेट के तौर पर दिया जा सकता है, ठीक है, और ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेचुरल गार्डियन। नेचुरल गार्डियन का मैंने बताया था, माता पिता जो होता है किसी भी बच्चे का, जो फिजिकल, जो बायोलॉजिकल जो गार्डियन होता है ना, उसमें सबसे पहले पिताजी को नेचुरल गार्डियन माना जाता है, ठीक है। अगर पिताजी नहीं है, किसी भी कारण से उनका जो है डेथ हो गया है, तो उनका जो लीगल नेचुरल गार्डियन होगा वो माँ होगा, ठीक है। फादर एज अ प्राइमरी गार्डियन, इसके बाद अगर फादर नहीं है तो फिर मदर हो जाएगी गार्डियन, ठीक है। तो यही है एक्चुअली नेचुरल गार्डियन का पूरा प्रोविजन। कस्टडी फॉर चिल्ड्रन अंडर 5, फॉर चिल्ड्रन अंडर 5 द मदर यूजुअली हैज कस्टडी इवन इफ द फादर इज द नेचुरल गार्डियन, ठीक है। कोई भी बच्चा है अगर वो 5 साल से कम है तो उसका कस्टडी जो है उसके माँ को मिलेगा। माँ जो है यहाँ पे नेचुरल गार्डियन नहीं है, सिर्फ कस्टडी उनके पास जा रहा है, ठीक है। तो ये याद रखना, अगर 5 साल से कोई कम उम्र का बच्चा है तो माँ के साथ रहेगी तो वो ज्यादा उसके लिए बेहतर होगा, इसीलिए कस्टडी उनके पास हो जाता है, ठीक है। नेचुरल गार्डियन का जो स्टेटस होता है स्टिल फादर के पास ही होता है, ठीक है। इलेजिटिमेट चिल्ड्रन के केस में, इन द केस ऑफ इलेजिटिमेट चिल्ड्रन द मदर इज द नेचुरल गार्डियन, ठीक है। जो बच्चा लेजिटिमेट होता है, मतलब जायज माता पिता से जन्म लेते हैं जो बच्चे, वो जो है उनके फादर होते हैं नेचुरल गार्डियन, ठीक है। अगर कोई भी महिला है, ठीक है, जिसका बच्चा है और वो इलिजिटिमेट है, ठीक है, तो उस केस में मदर को जो है नेचुरल गार्डियन माना जाता है, ठीक है।
मैरिड गर्ल्स गार्डियन, अ मैरिड गर्ल्स हस्बैंड इज हर नेचुरल गार्डियन। कोई लड़की है, ठीक है, जो शादीशुदा है, तो उसका गार्डियन जो होगा नेचुरल, वो उसके हस्बैंड को माना जाता है। एक्सेप्शन है यहाँ पे ए पर्सन कैन नॉट बी अ नेचुरल गार्डियन इफ दे हैव सीज्ड टू बी अ हिंदू और रिनाउंस वर्ल्ड लाइफ। ठीक है, ये बोल रहा है कि यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, नेचुरल गार्डियन वो बंदा नहीं हो सकता जिसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया हो हिंदू धर्म से, और या वो बंदा जो संन्यास ले लिया हो, ठीक है, वो नेचुरल गार्डियन नहीं हो सकता।